राधे राधे। जय श्री राम मित्रों। आज आप लोगों के सामने एक बुद्धिमान बहू की कहानी लेकर आए हैं। आज हम जानेंगे कि एक बुद्धिमान बहू से वो 5 बातें जो हर घर की बहू के अंदर होनी चाहिए। अगर हर घर की बहू के अंदर ये 5 बातें पाई जाती है तो वह घर में कभी गरीबी नहीं आती है, वह घर स्वर्ग बना रहता है। तो दोस्तों, कौन सी 5 बातें हैं, चलिए इस कहानी में जानते हैं। सब लोग दोस्तों जानते हैं कि जो घर की औरत स्त्री होती है वही घर की लक्ष्मी होती है। वह चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, वह चाहे तो घर को नर्क बना दे, वह चाहे तो पूरे परिवार को एक धागे में पिरो कर रखती है, एक धागे में बांध कर रख सकती है। वह चाहे तो घर के एक एक परिवार अलग हो सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि जो स्त्री होती है, जो बुद्धिमान स्त्री होती है, वह घर की लक्ष्मी होती है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी प्रकार की भी स्त्रियां होती हैं जो चरित्रहीन होती हैं और घर को नर्क बना देती है। तो बुद्धिमान स्त्री की वो 5 बातें कौन सी हैं, आज हम इसमें जानेंगे एक सुंदर सी प्यारी सी कहानी के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर इस चैनल पर आप नए आए हैं तो आपका स्वागत है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। जैसे हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ रहता था। सेठ और उसकी पत्नी, उसका एक बेटा और उसकी एक सुंदर सुशील बहू रहती थी। यानी कि 4 परिवार का वह घर था। उस घर में बुद्धिमान इस बहू होने के कारण वह घर दोस्तों बहुत ही खुशहाल रहता था। उस घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं होते थे। उस घर में कभी कोई दाजा रेसी भी नहीं होती थी। सेठ जो था वह बहुत चालाक था। वह अपना घर एक नदी के किनारे खुले वातावरण में जंगलों के बीच बनवाया था, क्योंकि वह जानता था कि जब हमारा घर गांव से दूर होगा तो गांव के जो झगड़े हैं, जो औरतें होती हैं, वो मेरे घर तक नहीं पहुंच पाएंगी। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, जो गांव की औरतें होती हैं उनके पास स्त्रियां होती हैं, उनके पास समय होता है। वह एक घर के दूसरे घर बैठ के इधर उधर बातें करना उनको ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि इनके मन में, इनके दिमाग में, इनके पेट में कोई बातें नहीं पचती हैं। हमेशा ये अपने घर की बातें दूसरे के घर और दूसरे घर की बातें तीसरे के घर यही करते रहते थे। इसी वजह से सेठ जो है अपना घर गांव के बाहर खुले वातावरण में बनवाया था। उसे यह भी पता था कि ये गांव के प्रदूषण से वहाँ पे हम जो है हम बचे रहेंगे, और मेरा जो घर बाहर होगा, जब वह जंगलों में होगा, तो दोस्तों वहाँ का वातावरण भी मेरे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक था। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब वो सेठ का लड़का एक बाहर शहर में काम करता था। वह सेठ का लड़का हमेशा घर के बाहर रहता था। वह काम के सिलसिले में घर के बाहर ही रहता था, दूसरे के यहाँ भी काम करता था। इसलिए उसके घर में उसका बेटा बहुत कम रहता था। ऐसे समय बीतता गया और उसकी बहू जो थी वह दोस्तों पशु पक्षियों के शास्त्र में निपुण थी। वह पशु पक्षियों की भाषा को समझती थी। वह बहुत ही ज्ञानी थी। ऐसे एक दिन की बात है, वह जो है रात में वो जगी, उसकी नींद खुले तो उसके जो है घर के बाहर, यानी जो नदी बहती थी, उस नदी के सामने या नदी पे उसे सियार की आवाज़ सुनाई दी। किसकी दोस्तों? एक सियार की, लोमड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वह लोमड़ी या पशु पक्षियों की बातों को समझती थी। अब लोमड़ी की आवाज़ सुनाई दी। वह लोमड़ी की बात को सुन करके वह अपने घर आती है और घर से एक जो है घड़ा लेती है। घड़ा लेकर वह नदी पर चली जाती है। वह घड़ा लेकर नदी पर जाती है और फिर नदी से वापस जब आने लगती है अपने घर की तरफ, उसके ससुर यानी कि उसके बाबूजी उसे आते हुए घर में देख लेते हैं।
वह सोचते हैं ये आधी रात में मेरी बहू अकेले घर से बाहर जंगल की तरफ क्यों गई थी। वह बड़े सोच में पड़ जाते हैं, मेरा बेटा भी घर में नहीं है, यह बहू बाहर क्यों गई थी। वह सोचने लगते हैं और अपने बहू के प्रति तरह तरह के उनके दिमाग में विचार आने लगते हैं। कहीं मेरी बहू गलत तो नहीं है, मेरा बेटा घर से बाहर रहता है, कहीं इसका चाल चलन तो गलत नहीं है, कहीं यह दूसरे लड़कों से मिलने बाहर तो नहीं जाती है, कहीं यह चरित्रहीन तो नहीं है। इसके दिमाग में, इस सेठ के दिमाग में तरह तरह के विचार आने लगते हैं। वह सोचने लगता है कि अब हम क्या करें। मेरा बेटा आएगा, उसे पता चलेगा तो वह कहेगा कि बाबूजी तुम घर के परिवार को भी नहीं देख सकते हो, घर का परिवार कब कहाँ आ जा रहा है, क्या कर रहा है, तुम्हें इतना भी पता नहीं है। इसी सेठ इसी रात में आधी रात से पूरा सुबह तक यही सोचते रहे। फिर सेठ ने निर्णय लिया कि इसके पहले की और बात आगे बढ़े, हम बहू को ले जाकर उसके मायके छोड़ आते हैं, उसके पिता के पास छोड़ आते हैं। यह सोच करके सेठ ने यही निर्णय लिया और सुबह अपने बहू से कहता है, प्रेम से कहता है, बहू हमको समझ में आ रहा है, हमें तुमको कुछ दिन तुम्हारे पिता के पास छोड़ देते हैं। वह ऐसा बहाना बना के बातें करता है, क्योंकि सेठ बहुत चालाक था। अगर उसे ऐसे कहता कि मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दे रहा हूँ तो हो सकता है झगड़े हो जाते, बात बिगड़ जाती। इसलिए सेठ चालाकी का सहारा लेते हुए, चालाकी से बात करते हुए अपनी बहू से कहता है, चलिए तुम्हें कुछ दिन के लिए तुम हमारे माता पिता के पास छोड़ आते हैं, तुम जाके कुछ दिन अपने माता पिता की सेवा कर लो, हम लोग घर पे खाना बना खा लेंगे। उसकी बहू बहुत बुद्धिमान थे, उसने कहा ठीक है पिताजी, जैसे आपका आदेश हो, आपका आदेश सर आंखों पर, हम आपके हर एक आदेश का पालन करेंगे। वह बहू जाती है कमरे में और तैयार हो जाती है। सेठ तब तक के लिए रथ लेकर बाहर आता है, बहू को बैठाता है और वह चल देता है। चलते चलते वो नदी पड़ती है, नदी को पार करना होता है। वह सेठ अपने बहू से कहता है, बहू तुम अपने जूते निकाल लो और नदी को पार करो, तब तक हम अपने रथ को पार करते हैं, फिर उस साइड में बैठ लेना। लेकिन बहू अपने ससुर की बात को नहीं मानती है और जूते नहीं निकालती है। जब वह जूती नहीं निकालती है, सेठ सोचता है, यह देखो अब तक तो ये चरित्रहीन थी ही, अब ये मेरी बातों को भी नहीं मान रही है और जूते नहीं निकाल रही है, जूते पहनकर ही नदी को पार कर रही है। सेठ फिर बड़े सोच में पड़ जाता है, आज की औरतें कैसी हैं, इसे मेरा आदर भी करने नहीं आता है, मैं इसके पिता के समान हूँ, आज मेरी बातें भी नहीं मानती है। अब जो हमने रात में घटनाएं देखा था वह 100% सत्य है। यह सोचकर सेठ फिर आगे बढ़ जाता है। उसकी बहू जूती पहनकर नदी को पार करती है। अब उधर सेठ रथ को लेकर भी नदी को पार कर देता है। अब उस साइड में फिर अपनी बहू को रथ पर बैठाता है और चल देता है। चलते 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 कुछ दूर जाता है, खुले आसमान से निकल रहा था तो उसे वहाँ पर हरियाली खेत दिखता है, जिसमें खूब बढ़िया से गेहूँ, सरसों, फसलें उगी हुई थी। वह सेठ उस फसल को देखकर कहता है, वाह क्या फसल है, कितनी हरियाली फसल है। जिस किसान की ये फसल होगी, इतनी हरियाली फसल होगी, उस किसान को इस साल तो बहुत अच्छा मुनाफा होने वाला है, उस किसान को बहुत अच्छी फसल मिलने वाली है, वह किसान बहुत खुश हो जाएगा। यह बात सुनकर कुछ देर के बाद बहू बोलती है, सही सलामत रहेगी तो। ये बातें सुनकर फिर सेठ असमंजस में पड़ जाता है कि मैं जो भी बातें कहता हूँ ये मेरी बहू उसका उल्टा जवाब देती है। यह अब मेरी सारी बातें एकदम सत्य होती जा रही हैं। यह जो है बहुत ही चालाक है, यह जो है बहुत ही बदचलन है, ये अपने सारी बातों को छिपा लेती है और आज ये मेरी सारी बातों का उल्लंघन कर रही है।
मैं जो भी कहता हूँ उसका उल्टा जवाब दे रही है। फिर सेठ धीरे धीरे आगे बढ़ता है। आगे बढ़ते हुए वह एक नगर से, एक सुंदर सा नगर था, उस नगर में लाइटें चमचमा रही थी। उस नगर में बहुत अच्छे से घर थे। उस सेठ उस नगर से जा रहा था, उस गांव से जा रहा था, तो सेठ एक घर पे रुकता है। रुकने के बाद वहाँ रास्ता पूछता है। रास्ता पूछ करके वह फिर आगे बढ़ता है और कहता है, वाह कितना बढ़िया यह गांव है, यह कितना बढ़िया राज्य है। इस राज्य और गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, यह गांव बहुत अच्छा है। फिर थोड़ी देर के बाद वह बहू बोलती है, उजड़े ना तो। फिर सेठ को इस बात की गुस्सा आता है। सेठ सोचता है कि मैं जो भी बातें अपने बहू से करता हूँ यह इसका उल्टा जवाब देती है। अब इसके अंदर मेरे प्रति आदर भी नहीं रह गया है, यह कैसे बड़ों का आदर करेगी। सेठ फिर आगे बढ़ता है, चलते जाता है। अब उसे एक पहलवान एक्सरसाइज करते हुए नजर आता है। वह पहलवान बहुत हष्ट पुष्ट दिख रहा था। वह पहलवान एकदम मेहनत पे मेहनत करते जा रहा था। उस पहलवान को देख करके वह सेठ बोलता है, वाह यह कितना तंदुरुस्त पहलवान है। ये पहलवान जिस रण में जाएगा वहाँ जीत जाएगा। यह बहुत ताकतवर देखने में लग रहा है। इसके अंदर लगता है कि बहुत ज़्यादा दिनों से पहलवानी कर रहा है। ये बातें सुनकर कुछ देर के बाद बहू बोलती है, पीटे ना तो। फिर सेठ को गुस्सा आता है। सेठ सोचता है, मेरी बहू बार बार जो भी मैं इससे बातें करता हूँ ये मेरी बातों को उल्टा जवाब क्यों देती है। लेकिन सेठ कुछ नहीं बोलता है। सेठ फिर आगे चलता जाता है। अब यही उसके मन में विचार आ रहा था, यही सोचते हुए बढ़ रहा था कि जो भी हो, अब तो इसको मैं इसके घर छोड़ने जा ही रहा हूँ। अब मैं अपने बेटे के लिए दूसरी बहू लाऊंगा, अच्छी बहू लाऊंगा। यह उसके दिमाग में विचार आकर के अपने सारे बहू के सारे जो उल्टे जवाब देते थे, इस सारी बातों को इग्नोर करते हुए वह आगे बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे वह अपने समधी के घर, यानी कि बहू के घर वह पहुंच जाता है। बहू के घर पहुंचता है। अब बहू जब अपने घर पहुंचती है, उसके माता पिता, उसके परिवार वाले देख करके बहुत खुश होते हैं, क्योंकि बहू अकेले नहीं गई है। अगर किसी की बहू अपने मायके अकेले जाती है तो दोस्तों उस समय तरह तरह के विचार आते हैं कि बहू मेरी अकेले कैसे आई है, कहीं झगड़े करके तो नहीं आई है, या क्या बात है, कहीं घर छोड़ के तो नहीं आई है। लेकिन यहाँ पे उसका ससुर साथ में लेकर गया था। यह देखकर उसके घर वाले बहू का और उसके ससुर का बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और हाल चाल पूछते हैं। अब ये हाल चाल पूछते हैं तो वह बहुत खुश होते हैं कि आज मेरा समधी मेरे घर आया है, क्या बात है, जब हाल चाल हो। लेकिन सेठ कुछ ऐसी बातें नहीं बताता। वह सोचता है कब रात में हो गई है, हम थक भी गए हैं और मेरी बहू भी थक गई है। हम विश्राम करते हैं, विश्राम करने के बाद सुबह हम सारी बातें अपने समधी से बता करके वापस चले जाएंगे कि हम तुम्हारी बेटी को अब अपने घर नहीं ले जाएंगे, इस समय हमें आराम करना चाहिए। अब यह सोच करके सेठा खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खा करके इनका बिस्तर लगाया जाता है। लेकिन सेठ कहता है, नहीं, ये जो पीपल का पेड़ है, ये बड़ा सा पीपल का पेड़ है, हम इसके नीचे अपने रथ में ही सो जाएंगे। हमें बाहर सोने का शौकीन है, हम बाहर ही सोते हैं, खुले हवाओं में ही सोते हैं। ये खुली हवाएं, ठंडी ठंडी हवाएं हमें अच्छी लगती है, आप लोग सो जाइए। वह सेठ अपने रथ में उस पेड़ के नीचे लेट जाता है। लेकिन उसकी बहू जो है बहुत संस्कारी थी, बहुत पढ़ी लिखी थी। वह सोचती है, हमारे पिताजी, हमारे ससुर हमारे यहाँ आए हैं, कहीं ये बाहर अकेले सोएंगे, इन्हें कहीं डर ना लगे। इसलिए वह बहू वहीं रथ के बगल में उधर जाकर बैठ जाती है कि जब ये सो जाएंगे तो हम चले जाएंगे। अब सेठ को नींद लग गई। फिर रात होती है। रात में उस पर से एक कौवा बोलता है। कौवा बोलता है, कौवे की भाषा समझती है। कौवा यही कह रहा है कि जो है इस पेड़ के नीचे एक बहुत बड़ा घड़ा है, इस घड़े में बहुत ज़्यादा हीरे जवाहरात सोने भरे हुए हैं, तुम इसे खोद लो, खोद के ले जाओ, तुम अमीर हो जाओगे।
कौवे की ये बात को समझ रही है। वह जो भाषा बोल रहा है, चूँकि इसे पशु पंछियों की भाषा में निपुण थी, इसे बहुत अच्छा ज्ञान था। यह सोचकर फिर एक कौवे से कहती है, कौवे भाई, एक बार उस लोमड़ी ने, सियार ने हमें बताया था कि जाओ, नदी से एक मुर्दा बहता हुआ जा रहा था। जब हमने उस मुर्दे पर जाओ और तुम उसके बहुत सारे गहने हैं, गहने को उतार लो। तब हमने घर से रात में अपने किसी की परिवार को बताए। उस मुर्दे से हमने, जो मुर्दा था उसके ऊपर जो गहने थे, हम सारे गहने निकाल कर लाए थे। तो उस समय हमारे ससुर ने हमको रात में घर वापस आते हुए देख लिया था और फिर हमें जो है तरह तरह के हमारे प्रति हमारे ससुर सोचने लगे और हमें ला कर के यहाँ छोड़ने आए हैं। हमें घर से निकाल दिया गया है, हमें बदचलन बताया गया है। अगर हम आज आपके बताए अनुसार वह घड़ा हम ले जाकर अपने घर में रखे हैं और वह घड़ा हीरे जवाहरात सोनों से भरा हुआ है। आज फिर आप बता रहे हो कि यहाँ पे एक घड़ा है और घड़े में हीरे जवाहरात रखे हुए हैं। अगर हम फिर ऐसा करते हैं तो हमारे प्रति क्या लोग सोचेंगे। अब वो सेठ बाहर सोया था। जैसे दोस्तों सब लोग जानते हैं, किसी किसी को अपने घर पे अच्छी नींदें आती हैं। जब वो अपने घर से बाहर जाता है तो उसे अच्छी नींदें नहीं आती। सेठ को अच्छी नींदें नहीं आ रही थी। सेठ जग रहा था। सेठ अपने बहू और कौवे की सारी बातों को सुन रहा था। अब सेठ जब कौवे और अपनी बहू की सारी बातें को सुन लिया, सेठ को बड़ा पछतावा हुआ। ये मैंने अपने बहू के प्रति क्या सोच लिया। मेरी बहू तो बहुत सुशील है, बहुत ज्ञानी, बहुत बुद्धिमान है। अब वो सारी बातें जब सुन लेता है तो बहू उसकी जो है अंदर चली जाती है। वह कुछ नहीं उसका रिएक्शन करती है और वह अंदर जाकर उसे नींद आ जाती है, वह सो जाती है। अब सेठ सारी बातें सुना था। सेठ उठता है और उस जगह पे खुदाई करके वो जो सोने हीरे रात जवाहरात का घड़ा था वह निकाल कर अपने रथ में रख देता है और सुबह का इंतज़ार करता है। उस स्थान को फिर वैसे बराबर कर देता है। फिर सुबह होती है। सुबह होने के बाद सेठ कहता है, बहू, वो अपने समधी से कहता है, समधी भाई अब हम अपने घर जाएंगे। फिर समधी कहते हैं, ऐसे कैसे, और एक आध दिन रुक लो। लेकिन सेठ कहता है, नहीं, अब हम अपने घर जाएंगे। और वह बहू को बुलाता है, बहू चलो तैयार हो जाओ, अब हम अपने घर चलते हैं। बहू कहती है, पिताजी आप तो हमें छोड़ने आए थे। ससुर जी आप छोड़, अरे तुम मिल ली हो, एक ही रात में सब कुछ मिल ली हो, हाल चाल हो गया। हम तुम्हें सरफराइज देना चाहते थे, हम तुम्हें यहाँ छोड़ने नहीं लाए थे, हम मिलाने लाए थे। हमने आपको सारी बातें नहीं बताई थी। अब सेठ बहाने मार के अपने उसकी बहू फिर कहती है, चलो ठीक है ससुर जी, ठीक है पिताजी, जैसे आपका आदेश हो। वह फिर अपनी बहू को लेकर के वापस घर की तरफ आता है। जैसे ही रथ में बैठता है, सेठ रथ रोकता है, अपने बहू को वह प्रणाम करता है। उसकी बहू कहती है, ये क्या पापा, ये क्या ससुर जी, हमें पाप का हकदार बना रहे हैं। आप हमारे पिता समान हैं। जो पिता होता है वो बेटे को प्रणाम नहीं करता है, बेटे से गलती नहीं मांगता है। क्या आप किस बात की गलती मांग रहे हैं। वह सेठ कहता है कि बहू, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हें चरित्रहीन समझा। तुम मेरे घर की लक्ष्मी हो, हमें माफ़ कर दो। हमने उस रात सारी बातें सुन ली थी जो आप कौवे से बात कर रही थी, और उसके नीचे जो धन था, जो हीरे जवाहरात गढ़े में एक घड़े में रखे गए थे, वह हमने खोद करके देखो रथ में रखे हैं। हम सारी बातें सुन लिए हैं, अब हमें माफ़ कर दो। तुम हमारे घर की लक्ष्मी हो, तुम हमारे घर को स्वर्ग बना सकती हो। चलो अब अपने घर वापस चलते हैं, माफ़ कर दो। वह बहू कहती है, अपने पिता से एक बेटा, एक बहू अपने पिता को कैसे माफ़ कर सकता है। वह तो कोई जो है अपने लड़की से कोई गलती नहीं होती है। जब एक पिता अपने बेटे की हर एक गलती को माफ़ कर सकता है, आपका वो फर्ज था उस समय शंका करना, क्योंकि उस समय का जो हालात थे, हालात के हिसाब से आपने हमारे ऊपर शंका किया। आज आपकी आंखें खुल गई है, या धन्य हो जाते हैं। फिर सेठ चलते चलते अपने घर की तरफ वापिस होता है। घर की तरफ वापिस होते हुए सेठ कहता है, बेटी आज
आपसे हम वो 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं जो आप 3 प्रश्न उस समय आपने उल्टा जवाब दिया था। वह बहू बोलती है, पूछिए पिताजी, ससुर जी क्या पूछना चाहते हैं। वह सेठ कहता है, पहले तो ये बताइए, जब हमने आपको कहा कि नदी पार करते समय अपने जूतियाँ निकाल दो, आपने जूतियाँ नहीं निकाला, आप जूती पहन के पार गए। तो वह बहू बोलती है, पिताजी, ससुर जी, अगर हम जूतियाँ निकालते, हो सकता है उस नदी में कंकड़ हों, कीड़े मकोड़े हों, हमारे पैरों में डस लेते, हमारे पैरों में चुभ जाता तो हमें दर्द होता, उससे ज़्यादा नुकसान होता, इसलिए हमने जूतियाँ नहीं निकाले। अब सेठ खुश होता है कि सही बात है बहू, तुमने अच्छा किया, आज हम तुम्हारी बातों से, इस जानकारी से सहमत हैं, धन्य हो गए। फिर वह सेठ कहता है, दूसरी बात, जब तुम उस खेत की हरियाली से हम गुजर रहे थे, हमने कहा यह हरियाली बहुत बढ़िया है, इस खेत में अब की बार बहुत बढ़िया अनाज उगेगा, यह खेत में बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। तुमने कहा जब सही सलामत रहे तो क्या बात है। तो वह बहू कहती है, पिताजी, जब कोई मतलब धन या स्त्री या फसल, जो भी फसलें हैं, उसका कोई रखवाला नहीं होता है, तब तक वह सुरक्षित नहीं होते हैं। अगर उसका कोई रखवाला होता है तभी वह सुरक्षित अपने घरों में रहती है। फसल जो है खेतों में सुरक्षित रहेगी जब उसका किसान देखभाल करेगा, और मौसम के हिसाब से कब प्रकृति का क्या प्रकोप हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसलिए हमने कहा, फिर सेठ कहता है, धन्य हो बहू, तुमने बहुत अच्छा हमें जानकारी दी, लेकिन एक बात और बताइए, जब हम नगर की तरफ से जा रहे थे तो नगर में हमने घुसा और कहा यह घर बहुत बढ़िया नगर है, इस नगर के लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं, यहाँ पे लोग अच्छे अच्छे घरें हैं, सब बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तुमने कहा उजड़े ना तो, ऐसा आखिर क्यों कहा। वह बहू कहती है, पिताजी, जिस गांव में लोगों को किसी का सत्कार करने नहीं आता है, किसी मेहमान का सत्कार करने नहीं आता है, वह गांव, वह घर बेकार होता है। आप उस रास्ते से गुजर रहे थे, आपने एक स्थान पर रुका और वहाँ से एड्रेस पूछा, पता पूछा, लेकिन वहाँ पे हमारे कोई पानी नहीं पूछा, कोई हमारा आदर सत्कार नहीं किया, इसलिए वह जो है अच्छा नहीं होता है, वह कभी भी उजड़ सकता है। उस घर में, उस गांव में, उस घर में कभी भी विनाश हो सकता है जिस घर के लोग दूसरे का आदर सत्कार नहीं करते हैं। फिर सेठ आगे बढ़ता है और कहता है, बहू एक बात और बताइए। वह बहू कहती है, पूछिए पिताजी। कहते हैं, जब उस पहलवान को हमने देखा और कहा कि ये पहलवान बहुत ताकतवर है, ये पहलवान सब कुछ जीत सकता है, तब तुमने कहा पीटे ना तो, ऐसा आखिर क्यों कहा। फिर वह बहू कहती है, हमने उसको इसलिए कहा, किसी की शरीर की मोटाई तंदुरुस्ती देख के नहीं आंकड़ा लगाया जा सकता है कि यह बहुत ताकतवर है। जब वह लड़ाई के मैदान में जाएगा, जब वह कुश्ती लड़ने जाएगा, अगर वहाँ पिट ना जाए, वहाँ से जीत हासिल कर ले, तब हम उसको सही मानेंगे, तब उसे हम सही पहलवान मानेंगे। सेठ अपनी सारी बातों से, बहू की बातों से, जो बहू ने सारे उत्तर दिए, खुश होता है और कहता है, बहू आज हम धन्य हो गए हैं, आप जैसी बुद्धिमान बहू हमारे घर में हो। जिस घर में आप जैसी बुद्धिमान बहू होगी, उस घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। तो जैसे दोस्तों आपने देखा कि सेठ को वहाँ पे हीरे जवाहरात का घड़ा मिल गया और घर पे भी हीरे जवाहरात के भरे हुए एक घड़ा रखा गया है। सेठ मन ही मन बहुत खुश होता है कि इतनी सुंदर सुशील बहू है, हमने इतना सुंदर सुशील बहू के ऊपर शंका किया, इसके चरित्र के ऊपर हमने शंका किया, भगवान हमें माफ़ कर दीजिए। ऐसी बहू सबको देना और ऐसी बुद्धिमान बहू सबको देना। तो दोस्तों ये थी कहानी एक बुद्धिमान
बहू की 5 बातें। उम्मीद करते हैं कि एक बुद्धिमान बहू की ये 5 बातें आप ज़रूर सीखे होंगे और आपको बहुत ही कहानी अच्छी भी लगी होगी, जानकारी भी लगी होगी। अगर ये जानकारी ये अच्छी लगी, आपके दिल को छू गई हो, तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए एक लाइक कर सकते हैं या कमेंट में जा कर के हमें उत्साहित कर सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसी और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें।